नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं हाल फिलहाल में घटे हुए घटनाओं को, उनसे जुड़े क्या पॉइंट्स आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन चीज़ों को यहाँ पे पढ़ने की समझने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो को देखेंगे लास्ट तक। इंपॉर्टेंट जो चीज़ें आपको लग रही है उसकी नोट्स बनाते हुए चलेंगे। इससे क्या होगा, डेली आप करंट अफेयर की प्रैक्टिस करोगे तो इससे क्या होगा कि आपको एक ही बार में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना नहीं पड़ेगा इसके लिए, और आपको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हुए चीज़ें आसानी से समझ में आती रहेंगी। खबरें एक दूसरे से जुड़ी हुई भी रहती हैं, तो आप कनेक्ट करके काफ़ी अच्छे से इनकी तैयारी कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले खबर के साथ। पहला खबर आज कहता है कि एससीओ समिट 2022 टू स्टार्ट इन समरकंद उज्बेकिस्तान। जी, तो एससीओ समिट संघाई कोऑपरेशन का जो समिट है 2022 का, वो स्टार्ट हो गया है कहाँ पे, समरकंद में, जो कि है उज्बेकिस्तान, और उज्बेकिस्तान की है राजधानी। तो इसकी खास बातें क्या जान लेते हैं। तो ये जो अटेंड होगा ये किसके द्वारा किया जाएगा। एससीओ के जो मेंबर स्टेट्स होते हैं, एससीओ के साथ ऑब्जर्वर स्टेट होते हैं। अभी ऑब्जर्वर स्टेट कौन से होते हैं, ऑब्जर्वर देश वो देश होते हैं जो कि सिर्फ यहाँ पे ऑब्जर्वर के रूप में रखे जाते हैं। मतलब कि एससीओ के ये सदस्य बनना चाहते हैं या भावी में भविष्य में बन सकते हैं, बट फिलहाल इन ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा प्राप्त है, ताकि इनकी जो है वो परख हो सके कि ये संघाई कोऑपरेशन में शामिल होने के एलिजिबल है कि नहीं। साथ ही साथ इसके सेक्रेटरी जनरल ऑफ द एससीओ जो होते हैं वो शामिल होते हैं, एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर शामिल होते हैं। इस बार जो प्रेसिडेंट ऑफ तुर्कमेनिस्तान भी इसमें शामिल हो रहे हैं। इसका फोकस क्या होता है कि कॉपरेशन, रीजनल कॉपरेशन बढ़ाना, इंटरनेशनल और रीजनल स्तर पर जो आपस में समझ है विभिन्न मुद्दों पर उसको बढ़ाना, उसमें सहयोग बढ़ाना इसका मुख्य मकसद रहता है। तो भारत इसका सदस्य कब बना था दोस्तों, भारत इसका सदस्य बना था 2017 में। भारत और पाकिस्तान एक साथ जो है इसके सदस्य 2017 में बने थे। परमानेंट स्टेट का उन्हें दर्जा प्राप्त हुआ था। तो कि मेंबर स्टेट्स की अगर हम बात करें तो चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, यानी कि 8 देश जो है वो इसके मेंबर स्टेट्स हैं। इसके अलावा इसमें 4 ऑब्जर्वर स्टेट हैं। ऑब्जर्वर स्टेट क्या होता है अभी हमने चर्चा की थी। ये कौन कौन से, अफगानिस्तान है, बेलारूस है, ईरान है और मंगोलिया है। इसके अलावा 6 डायलॉग पार्टनर्स भी हैं उसके अलावा, ठीक है। ऑब्जर्वर मेंबर्स के अलावा 6 ऐसे जिनसे इनकी साझा यानी कि बातचीत हो रही है। कौन कौन से हैं, अर्मानिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका एंड तुर्की। तो ये सारे जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं एससीओ के लिए। एससीओ से सवाल बनते ही आ रहे हैं और बनते भी रहेंगे आगे। तो दोस्तों अब आते हैं अगले खबर पे। अगला खबर है कहता है कि हिंदी दिवस ऑब्जर्व अक्रॉस कंट्री। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, हिंदी दिवस मनाया जाता है दोस्तों 14 सितंबर को। 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 14 सितंबर की ही बात है सन 1949 की, जब क्या हुआ दोस्तों कि पूरे जो पूरे इंडिया में क्या हुआ कि हिंदी जो है उसको राजभाषा का दर्जा प्राप्त दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, तभी तो संसद होता नहीं था, तभी होती थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो सभा थी जिसका मकसद क्या था, भारत के संविधान की संरचना करना, भारत के संविधान को लिखना। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बैठी थी कब, 1946 में। 1949 26 नवंबर तक जो मसौदा था वो तैयार हो गया था। इसी बीच इसी दौरान 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ दोस्तों कि हिंदी को जो है वो क्या हुआ कि राजभाषा का दर्जा प्राप्त दिया गया। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। और साथ ही साथ अगर बात करें तो ये तो हो गया नेशनल हिंदी दिवस था, ये यानी कि नेशनल हिंदी डे है। बेसिकली भारत में मनाया जाता है हिंदी दिवस इस दिन 14 सितंबर को, ठीक है। अगर विश्व भर की बात करें तो वर्ल्ड हिंदी दिवस यानी कि विश्व हिंदी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है दोस्तों 10 जनवरी को। तो ये भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको क्या करेंगे, इसको रखेंगे हम याद। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल कहता है कि बेंगलुरु सेंट्रल प्रिजन बेस्ट इन कंट्री। अभी जो जेल है वो जो है वो बेस्ट है देश का। अब बेस्ट देश का जेल है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ जाने की हमें प्रयास करनी चाहिए। तो बेस्ट किन मामलों में ये भी जान लेते हैं। तो हुआ क्या था दोस्तों, हुआ यह था कि ऑल इंडिया प्रिजन ड्यूटी मीट एक हुई थी, और ये छठी, इस मीट की जो है वो छठी ये संस्करण का ये मीटिंग हुआ था। तो इसमें बेसिकली जो जेलों में हाइजीन कंडीशन होती है, कैदियों का किस तरह से रखरखाव होता है, किस तरह का डिसिप्लिन फॉलो होता है, इन सब पैरामीटर्स पे बेसिकली यहाँ पे जांच किया गया था कि कौन सी जेल किस तरह से है, किस तरह से रहने लायक है। तो उसमें 1319 जो देश भर के जेल है उसमें पार्टिसिपेट किए थे। ये कंपटीशन हुआ था अहमदाबाद में। पहला प्राइज तो बेंगलुरु को मिला, बेंगलुरु सेंट्रल जेल को। और दूसरा प्राइज जो मिला दोस्तों वो आंध्र प्रदेश के सेंट्रल जेल को मिला था। तीसरा प्राइज जो है तमिलनाडु के एक सेंट्रल जेल यानी कि केंद्रीय कारागार को मिला था। अब किन पैरामीटर्स पे इसकी जांच हुई थी, क्वालिटी ऑफ फूड, वहाँ पे भोजन कैसा दिया जाता है, वहाँ पे लिवलीहुड मतलब कि रहने की व्यवस्था कैसी है, हेल्थ का सिस्टम कैसा है, डॉक्टरों की व्यवस्था किस तरह की है,
टॉयलेट्स और बाथरूम की व्यवस्था किस तरह की है, सिक्योरिटी की व्यवस्था किस तरह की है और ड्यूटी वहाँ पे किस तरह से डिप्लॉय की जाती है सैनिकों की। तो इन सब चीज़ों पैरामीटर्स पर जो है वो जो बेस्ट जेल कौन सा है उसको डिसाइड किया गया था। तो वो कौन सा था, वो था बेंगलुरु सेंट्रल प्रिजन। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। अगला न्यूज़ क्या है, अगला न्यूज़ कहता है कि प्रकाश चंद को अगला एम्बेसडर नियुक्त किया गया है इंडिया का स्टेट ऑफ इरिट्रिया के लिए। ये कहाँ पे दोस्तों, ये जो देश है ये मौजूद है आपका ईस्ट अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है। असमाना जो इस देश का कैपिटल है। अब इनकी बात करें, प्रकाश चंद जी की बात करें, तो ये इस पद पर आने से पहले ये काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया थे, कहाँ पे, बाली में, इंडोनेशिया में। 2019 में इसकी बहाली हुई थी इनकी यहाँ पे काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया के रूप में बाली में। इसके अलावा ये कई सारे अन्य जो विभिन्न जो विदेश मंत्रालय के पोस्ट होते हैं वहाँ पे ये कार्य कर चुके हैं। फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ फिलीपींस भी ये रह चुके थे 2010 से 2014 के बीच में। तो एक जाने माने ब्यूरोक्रेट हैं प्रकाश चंद, और अब ये क्या होगा, स्टेट ऑफ इरिट्रिया के ये अगले एम्बेसडर बन गए हैं, अगले एम्बेसडर इन्हें अपॉइंट कर दिया गया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले न्यूज़ पर। अगला न्यूज़ कहता है कि इंडिया टू इनवाइट बांग्लादेश एज गेस्ट कंट्री एट G20 मीटिंग। इंडिया जो है बांग्लादेश को गेस्ट कंट्री के रूप में जो G20 की मीटिंग्स होंगी, भारत जिसका अब अध्यक्ष हो चुका है G20 का, तो उसमें बांग्लादेश को उसकी मीटिंग के लिए भारत इनवाइट करेगा। अब ये क्या होता है देख लेते हैं। G20 की प्रेसिडेंसी भारत को मिल चुकी है। बांग्लादेश के अलावा भारत इजिप्ट को, मॉरिशस को, नीदरलैंड्स को, नाइजीरिया को, ओमान को, सिंगापुर को, स्पेन को और यूनाइटेड अरब अमीरात को भी गेस्ट कंट्रीज के रूप में इन मीटिंग्स में शामिल करने वाला है। तो 200 से ऊपर G20 के नाम पर मीटिंग्स भारत में की जाएंगी दिसंबर 1 2022 से और सितंबर 2023 तक की मीटिंग्स होंगी। G20 का जो मेन समिट होगा वो सितंबर 2023 में होगा। अगर G20 कंट्रीज की बात करें तो पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी कंट्री G20 में है, ऑप्शन देके है या नहीं है, तो जान लेते हैं कौन कौन से हैं। अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, कनाडा है, चाइना है, फ्रांस है, जर्मनी है, इंडिया है, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन। यहाँ से और क्या सवाल बन सकते हैं, सवाल ये भी बन सकता है कि जैसे कि अरब देशों में कौन सा ऐसा देश है जो G20 मेंबर का सदस्य है, या कौन सा ऐसा अफ्रीकी देश है, कौन सा साउथ अफ्रीकन देश है जो G20 मेंबर का सदस्य है। तो इस तरह से सवाल यहाँ पे बन सकता है। तो हर तरह के सवाल बन सकते हैं। सवालों को पूछने का स्टैंडर्ड, पूछने का तरीका अगर देखें तो विभिन्न एग्जामों में काफ़ी चेंज हुआ है। तो हमें पढ़ाई बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से पढ़नी होती है। जैसे कि पहले सवाल पूछा जा सकता है G20 मेंबर में कितने देश होते हैं, तो आप सीधा सीधा बता सकते थे। बट अब क्या पूछा जाता है कि थोड़े से डीप में पूछा जाता है सवाल कि कौन कौन से देश हैं, या स्टेटमेंट के बेस में पूछा जा सकता है, या इसके अलावा ये कॉन्टिनेंट के रूप में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कई तरह से सवाल जो है इन चीज़ों पे बनते रहते हैं। तो हमें बेसिकली पता होना चाहिए कि G20 देश कौन कौन से हैं। ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी का G20 देशों के जो नाम है वो याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल कहता है कि आंध्र प्रदेश टॉप स्टेट इन अट्रैक्टिंग इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट। आंध्र प्रदेश जो है वो टॉप स्टेट बन गया किसमें, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने में। तो ये क्या मामला है देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश जो है वो टॉप किया है इसमें। जो है पहला 7 मंथ यानी कि 7 मंथ जो बीत गए थे जुलाई तक की, जनवरी जुलाई तक 2022 की बात करें तो उसमें आंध्र प्रदेश में जो है सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट आया है। कितना का है, 40,361 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट आया है। और ये चर्चा किसने की है, ये किसने की है, ये की है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPPIIT की ये रिपोर्ट है कि 40,361 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो अकेले आंध्र प्रदेश में आया। पूरे भारत की बात करें तो ये आंकड़ा कितना था, ये है 1,71,225 करोड़ का है। ओके, ये जनवरी से जुलाई तक की का आंकड़ा, ये याद रखेंगे। टॉप किया इसमें आंध्र प्रदेश ने। अगर इस आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की बात करते हैं, AP और उड़ीसा जो दो पड़ोसी राज्य हैं एक तरह से, तो हम कह सकते हैं कि इन दो राज्यों ने ही मिलकर 45% जो इन्वेस्टमेंट है वो उसको प्राप्त किया हुआ है। इस टोटल का 45% आंध्र प्रदेश और उड़ीसा ने मिलकर ही किया हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ लेते हैं। चाइनाज फर्स्ट सक्सेसफुल अनमैन्ड एरियल एयरक्राफ्ट फ्यूल्ड इंटायरली बाय सोलर एनर्जी। तो चाइना ने क्या किया है, एक बहुत ही सक्सेसफुल इनका एक मिशन रहा है। इन्होंने एक अनमैन्ड एक एयरक्राफ्ट बनाया है, और ये एयरक्राफ्ट की खास बात ये है कि ये जो है पूरी तरह से सोलर एनर्जी से चलता है। पूरी तरह से जो भी इसकी जो ऑपरेशंस होती हैं, जो भी इसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट, जो भी इसमें ऊर्जा चाहिए होता है, वो सब कुछ सोलर एनर्जी के द्वारा ही ऑपरेट किया जाता है। इसका नाम क्या है, इसका नाम कुछ ये अजीब सा है, क्यूमिंगजिंग 50, याद कर लेंगे। इनिशियल्स भी याद कर लोगे तो आपको एग्जाम में आसानी होगी। इसका अर्थ होता है मॉर्निंग स्टार। ठीक है, इसका मीनिंग यही होता है मॉर्निंग स्टार। चाइनीज शब्द, इसका मीनिंग होता है मॉर्निंग स्टार। और की मेडन फ्लाइट को अचीव किया है, मतलब इसने पहली उड़ान अपनी भर ली है।
और बहुत ही बड़ा यूएवी पावर्ड सोलर सिनर्जी है, काफ़ी सक्सेसफुल रहा है ऑपरेशन। इसका मेन काम की बात करें तो ये सर्विलेंस वगैरह काम में काम आता है। और अगर इसकी बात करें तो क्लेम टू कैपेबल ऑफ फंक्शनिंग अनइंटरप्टेड फॉर मंथ्स, यानी कि महीनों तक ये ऐसे ही बिना किसी खास मेंटेनेंस के ये चल सकता है। तो एक बहुत ही अच्छी अचीवमेंट कह सकते हैं। क्यूमिसिंग 50 इसका नाम याद रखेंगे, किसी देश द्वारा चलाया गया, चाइना के द्वारा चलाया गया है। आगे बढ़ लेते हैं। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर टू लॉन्च रक्तदान अमृत महोत्सव। जो हेल्थ मिनिस्टर है भारत के मनसुख मंडाविया जी, डॉक्टर मनसुख मंडाविया, ये रक्तदान अमृत महोत्सव की शुरुआत करने वाला है। ये क्या है, 17 सितंबर से शुरुआत होगी थी। एक मेगा ड्राइव है लोगों को रक्तदान के लिए अवेयरनेस पैदा करने की, कि वॉलंटियर लोग कर सकें रक्तदान के लिए। रक्तदान महादान होता है, और अगर आप कैपेबल हैं, अगर आप रक्तदान कर सकते हैं, फिजिकली आप उतने स्ट्रेंथ हैं आपके पास, तो आपको ज़रूर ये करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा पुण्य का काम होता है रक्तदान करना। तो इसी रक्तदान को ही प्रमोट करने के लिए वॉलंटियर करें लोग रक्तदान को, इसके लिए ही जो है वो रक्तदान अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई है। ठीक है, आज़ादी के अमृत महोत्सव का ही एक हिस्सा है। 75 वर्ष आज़ादी के हो गए, आपको पता है, तो इसी महोत्सव का यह हिस्सा है। इसकी जो रजिस्ट्रेशन है आप कर सकते हैं कहाँ पे, ई रक्त कोष पोर्टल पे या आरोग्य सेतु ऐप पे। 1 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों नेशनल वॉलंटियर ब्लड डोनेशन डे। तो 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक ये ड्राइव चलने वाला है, क्योंकि 1 अक्टूबर को मनाया जाता है नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे। याद रखेंगे कि इनके द्वारा शुरू किया जा रहा है। हेल्थ मिनिस्टर जो भारत के हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी के द्वारा शुरू किया जा रहा है। आगे बढ़ लेते हैं। इंडियाज फर्स्ट फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी टू बी एस्टैब्लिश्ड इन तेलंगाना। फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी यानी कि एक पूरी जो यूनिवर्सिटी है वो इस तरह की बनेगी, वहाँ पे बस वन से संबंधित जो पढ़ाई लिखाई होगी या वन से संबंधित जो रिसर्च के काम होंगे वो सब वहाँ पे होंगे। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री जो एक्ट है तेलंगाना, ये पास किया गया तेलंगाना की असेंबली में। अगर विश्व भर की बात करें तो रसिया और चाइना में जो इस तरह की यूनिवर्सिटीज देखे गए हैं जो कि पूरी तरह से फॉरेस्ट पर बेस्ड होते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने डिसाइड किया कि अलग से जो है वो खोलेंगे नहीं ये यूनिवर्सिटी को। एक इंस्टीट्यूट, एक कॉलेज है बेसिकली हैदराबाद में, इसका नाम है फॉरेस्ट कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसको इस तरह से डेवलप किया जाए कि एक यूनिवर्सिटी एक ये पूरी तरह से बन जाए। ओके, FCRI हैदराबाद को एक क्या किया जाना है, पूरी तरह से यूनिवर्सिटी बनाने की बात की गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री बिल को इसके लिए पास किया गया है। ओके, तो ये कौन से राज्य में हुआ है, ये हुआ है तेलंगाना में। तो याद रखेंगे तेलंगाना में, और कहाँ पे, हैदराबाद में जी। तो सिटी का नाम भी पूछा जा सकता है और राज्य का नाम भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, दोनों तरह से इसको याद रखेंगे। फॉरेस्ट कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट FCRI यही बनने वाला है बेसिकली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी भारत का पहला। आगे बढ़ लेते हैं। तो भारत पे ने अपॉइंट किया है 2 नए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, यानी कि 2 स्वतंत्र निर्देशक जो कंपनी के हैं उन्हें अपॉइंट किया गया भारत पे के द्वारा। तो भारत पे काफ़ी चर्चित कंपनी है। अश्लीन गौर जो इनके को फाउंडर है, इनसे आप परिचित होंगे क्योंकि ये बहुत ही ये चर्चित रहे पिछले दिनों। इनकी बात करें तो फिनटेक कंपनी है भारत पे, और इन्होंने 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया गया। ये दोनों काफ़ी बड़े नाम है। पहला नाम है BP कंगुआओं का, ये क्या है, ये फॉर्मल डिप्टी गवर्नर है RBI के। इसके अलावा कौशिक दत्ता जो है वो करंट चेयरमैन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहाँ के, जोमेटो के। तो ये 2 नाम इंपॉर्टेंट है, कौशिक दत्ता एंड BP कंगुआ। ओके, और इसके अलावा अगर बात करें तो भारत पे के बहुत सारे जो मेंबर्स जो बन गए वो कौन कौन से हो गए हैं, तो शाश्वत नकरानी फाउंडर है, सुशील समीर जो इसके CEO हैं। इसके अलावा 5 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी हैं। रजनीश कुमार जो एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है कि ये फॉर्मर चेयरमैन ऑफ SBI रह चुके हैं, ये भी इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हैं। 4 इन्वेस्टर नॉमिनीज हैं और 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो है अभी अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली डायरेक्टर की टीम है भारत पे कंपनी की। ओके, तो इसे याद रखेंगे, ये 2 नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी अपॉइंट हुए BP कंगाऊ और कौशिक दत्ता। ओके, तो इसी के साथ दोस्तों अब जो आज की खबर है वो समाप्त हो गई है। अब जो खबर जो हमने की है उसमें आपको क्या कुछ याद है, थोड़ा सा वो डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला सवाल है आपके सामने, उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन का सम्मेलन सितंबर के महीने में हुआ है। शंघाई सहयोग संगठन में कितने स्थायी सदस्य हैं, 7 हैं, 8 हैं, 9 हैं या 6 हैं? तो इसका उत्तर तो मैं भी बता दूंगा, पर मैं आपसे चाहूँगा कि आपने अगर करंट अफेयर पूरा वीडियो यहाँ तक देखा है तो एक बार पॉज कर लें और तीनों प्रश्नों को खुद से पहले सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके, तो यहाँ पे मैं इसका उत्तर बता देता हूँ। उसका उत्तर है 8 जो है वो मेंबर देश हैं। दूसरा सवाल पूछा जा रहा है कि इटरिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? श्रीप्रिया रंगनाथन, प्रकाश चंद्र, रुचिरा कंबोज या संजय वर्मा? इसका सही उत्तर दोस्तों प्रकाश चंद
तीसरा सवाल कहता है कि भारत में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा या गुजरात? सही उत्तर क्या है दोस्तों? आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये थे इन तीनों प्रश्नों के सही उत्तर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो क्या करें, इसे लाइक करें, आप शेयर करें दोस्तों के साथ, आप कमेंट में लिखें और किस तरह के वीडियोस आप देखना चाहते हैं। साथ ही साथ सरकारी परीक्षा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दो कि आज है इंजीनियर्स डे, यानी कि जो अभियंता होते हैं उनका हम सम्मान करते हैं और उनके प्रति अपने रिस्पेक्ट को जताते हैं। तो जितने भी इंजीनियर्स हैं जो हमारे लिए काम करते हैं, जिन्हीं की प्रोडक्ट्स की वजह से बेसिकली कहें तो हम यहाँ पे इस तरह से कम्युनिकेट कर पाते हैं, रिमोटली हम लोग पढ़ा पाते हैं, आप लोग पढ़ पाते हैं। तो इंजीनियर्स को हम सलाम करते हैं आज के दिन। तो इसी के साथ समाप्त करेंगे इस वीडियो को। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई लिखाई करते रहें जोर शोर के साथ। जो भी आपकी एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम रिलेटेड जो नोटिफिकेशन होगी वो सरकारी परीक्षा वेबसाइट पर आपको प्राप्त हो जाएगी। तो चलते हैं, जल्द मिलेंगे फिर से। धन्यवाद एंड हैव ए नाइस डे। जय हिंद।